प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे के मौन ध्यान में बैठ चुके हैं। विपक्ष इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है और इसे सियासी ड्रामा करार दे रहा है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष हार के डर से बौखला गया। कल अंतिम चरण का मतदान बाकी है, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने सरकार बनाने का दम ठोक दिया है। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी 45 घंटे के लिए ध्यान साधना में बैठ गए हैं। ये वही स्थान है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी पहुंचकर सबसे पहले मां भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में ध्यान लगाने के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी की ध्यान साधना 1 जून तक चलेगी। धोती और सफेद शॉल ओढ़े पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री इस स्मारक में ठहरेंगे। पीएम मोदी जहां एक तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने का दावा कर रहा है। इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पीएम की ध्यान साधना को पीआर स्टंट बताया है। दिखावटी बनावटी और मिलावटी काम मत किया कीजिए मोदी जी। ये देश की जनता सब समझती है आपके स्टंट को। 1 जून को लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान के मद्देनजर पीएम के ध्यान कार्यक्रम के प्रसारण पर राजनीतिक विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो चलिए आज इसी पर बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है। प्रेम शुक्ला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदीप भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, आनंद दुबे हैं नेता है शिवसेना उद्धव गुट के, राजेश भट्ट हैं प्रवक्ता एलजेपीआर के, सारिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि है कांग्रेस की प्रवक्ता। हम इन सब का रुख करेंगे, लेकिन पहले सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपके सामने रखते हैं। सवाल, प्रधानमंत्री मोदी की साधना से विपक्ष में खलबली क्यों है? क्या पीएम की साधना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है? क्या विपक्ष को साधना से दिक्कत है या फिर हार का डर है जो बीजेपी कह रही है? क्या 6 चरण में ही विपक्ष को यह लग रहा है कि वो 300 पार कर चुका है, इसलिए सरकार बनाने का दम ठोका जा रहा है? दक्षिण में भक्ति से क्या मिलेगी बीजेपी को 400 पार की शक्ति? इसी पर आज बड़ी बहस होगी। हमारे साथ खास मेहमान हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल अभी आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान पर बैठ गए हैं। 45 घंटे का उनका ये ध्यान योग होगा। 1 जून की शाम तक वो यहाँ ध्यान में बैठे रहेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर 1893 में विश्व धर्म सभा में जाने से पहले स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। और दरअसल इसी साधना को लेकर विपक्ष ऐतराज जाहिर कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। साइलेंट पीरियड में आप अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। बीजेपी कह रही है ये तो साधना है, ये प्रचार कहां है? सारिका जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। साधना से ऐतराज है, साधना से प्रॉब्लम है, या फिर जो बीजेपी कह रही है दरअसल में हार की बौखलाहट है, इसलिए ऐतराज जाहिर किया जा रहा है? प्रधानमंत्री ना चुनावी गतिविधि में बैठे, वो तो मौन है, तो कहां से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो गया? सबसे पहले तो प्रत्युष जी आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं सभी को नमस्कार करती हूं। देखिए ऐसा है प्रत्युष जी कि बिल्कुल इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है कि वो ध्यान साधना कर रहे हैं। ध्यान साधना करना और अपने तरीके से धर्म की आराधना करना इस देश के संविधान ने हम सबको ये आजादी दी है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में बहुत सारे मौनी और बहुत सारे महान संत हैं जो ध्यान साधना में लीन हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो टीवी कैमरों पर कितने लोग दिखाई दे रहे हैं? कितने संत हमारे जो हैं वो ध्यान साधना में लगे हुए हैं, लेकिन वो टीवी पर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन उनके साथ हैं, उनके पैरों के, उनके कपड़ों के, उनके वस्त्रों के, उनके आचार विचार की
और वो लाइव प्रसारण वहां से हो रहा है। सबसे पहला तो प्रश्न ये है। देखिए, ध्यान साधना वो कर रहे हैं, 10 साल तक ध्यान साधना वो, अगर इतना ही हमारे लेकिन सारिका जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन सारिका जी ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की ध्यान साधना को या उनकी पूजा अर्चना को सिर्फ दिखाया जाता है। राहुल गांधी जब मंदिर जाते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती है, अरविंद केजरीवाल जब राजघाट में मौन व्रत पर बैठ जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जब विपश्यना में जाते हैं, सब कुछ मीडिया दिखाता है। तब उस वक्त आपको एतराज नहीं होता है, लेकिन पीएम की साधना की अगर तस्वीर आ जाती है तो आप कहते हैं आचार संहिता का उल्लंघन है, गलत है। प्रत्युष जी, दोनों के फर्क को समझिए। एक, आप पूरा 45 घंटे तक हर टीवी चैनल पर, हिंदुस्तान का जितना टीवी चैनल है उसको आप देख लीजिए, हर एक पर लाइव प्रसारण चल रहा है। अगर आप 24 घंटे में से औसत निकालेंगे तो मेरे ख्याल 20-22 घंटे सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है। अगर आप राहुल जी की बात करते हैं, प्रियंका जी की बात करते हैं, तो आप एक छोटा सा क्लिप की, इस मंदिर में गए, उस मंदिर में गए और खत्म। क्योंकि हमें हमारे उस पर कितनी बहस भी हुई है सारिका जी, आप भूल गए। कितनी बहस भी हुई है, कितनी बहस भी हुई है, कितनी बहस हुई है, कितनी कवरेज हुई है। प्रियंका गांधी जब गंगा यात्रा पर थी, गंगा का आचमन किया था, लंबी कवरेज थी, हमें अच्छी तरीके से याद है। और हमें वो भी याद है सारिका जी, हमें वो भी याद है, राहुल गांधी जब विदर्भ की यात्रा पर गए थे उस वक्त भी मीडिया ने इसे दिखाया था। राहुल गांधी जब यूपी में जाते हैं, एक दलित के घर में खाना खाते हैं, वो भी मीडिया ने दिखाया था। उस वक्त कोई एतराज नहीं था। आपने सवाल मुझसे किया है, जवाब तो सुनिए आप। जी, आप इंटरप्ट मत करिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं। जी बोलिए प्लीज। ऐसा है ना कि इस देश के अंदर जब महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, इस देश के अंदर जब किसान का मुद्दा इतना बड़ा है, महिला सुरक्षा का इतना बड़ा मुद्दा है, इस देश के अंदर चुनाव चल रहा है, और ये जो पीरियड है, जो शांति से बैठने का पीरियड चुनाव आचार संहिता के हिसाब अनुसार होता है, उस दौरान ही पीएम मोदी ने इसको ध्यान साधना के लिए क्यों चुना? हमारा प्रश्न ये है। ये बिल्कुल सरासर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि इस दौरान वो सिर्फ और सिर्फ वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने की मतलब आपको लग रहा है कि इससे वोटर्स प्रभावित होंगे, क्योंकि अभी अंतिम चरण के लिए वोटिंग बाकी है। मैं आप ही के सवाल को मैं बीजेपी से जवाब चाहता हूं। सारिका जी सुन लीजिए, प्रेम शुक्ला जी, सबसे बड़ी आपत्ति विपक्ष की, सबसे बड़ी आपत्ति कांग्रेस की यही है, साइलेंट पीरियड चल रहा है, अभी अंतिम चरण की वोटिंग बाकी है, आप टीवी पर दिखेंगे तो इससे वोटर्स प्रभावित होगा। प्रत्युष जी, जहाँ तक मैं कल से परसों से इस बहस को सुन रहा हूँ, और अभी भी कांग्रेस की आदरणीय प्रवक्ता को मैंने सुना, साइलेंस पीरियड में मौन व्रत से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे अधिक साइलेंट तो हुआ ही नहीं जा सकता। कि चुनाव प्रचार की आचार संहिता के अनुसार जो है, जब शांत रहने की अवधि है, उस पीरियड में मौन व्रत है। उनको मौन व्रत पर, साधना पर बिल्कुल आपत्ति नहीं है। उनको आपत्ति है टेलीविजन चैनल दिखा क्यों रहे हैं। तो यह तो निर्णय प्रधानमंत्री जी का है नहीं कि टेलीविजन चैनल दिखाएं। अब जी न्यूज को दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी का कोई निर्देश है? यह तो जी न्यूज का अपना निर्णय है ना। जी न्यूज इसको खबर दिखाए नहीं दिखाए, जी न्यूज इसको ब्लैकआउट कर सकता है, उसका अपना अधिकार है। तो इनको आपत्ति जो है टेलीविजन चैनलों पर है। ये टेलीविजन चैनल वाले आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। कुल मिलाकर इनकी बात से ही मेरी समझ में आया। मीडिया चैनल कभी भी किसानों का आंदोलन नहीं दिखाएगा, बेरोजगार लोगों को नहीं दिखाएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप मीडिया चैनलों पर ही आपत्ति कर रही हैं। आप ही की बात मणिपुर की बात है, अरे मैं आप ही की बात कर रहा हूँ जी। आप नाराज क्यों हो रही हैं? साइलेंट पीरियड में आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो मीडिया चैनल, आप मीडिया चैनलों को दोषी करे वही तो बता रहा हूँ। नहीं, ये सारा का सारा अब अजीब है भाई, अब इनकी बात में हाँ मैं हाँ मिलाऊं तब भी इनको आपत्ति है। ये मेडिटेशन नहीं है, मीडिया अटेंशन है। स्थिति में है। दिस इज नॉट मेडिटेशन, दिस इज मीडिया अटेंशन। प्रत्युष जी, मुझे बोलना है कि मुझे मौन व्रत रखने के लिए बुलाया आपने? अगर आप बोलिए के लिए बुलाया तो मैं भी मौन धारण कर लेता हूँ। नहीं तो मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं ना मित्र। मैं यहाँ तू मैं करने मछली बाजार में तो आया नहीं हूँ, न सब्जी मंडी में आया हूँ। वो आपकी जी न्यूज के एक सम्मानित आपकी पार्टी प्रेम शुक्ला जी, एंकर के सम्मानित डिबेट में बैठा हूँ। प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दीजिएगा। उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, तेजस्वी यादव ने क्या कहा है बीजेपी के बारे में, पीएम के बारे में, जरा वो भी सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पक्ष मेरे धर्म पर वो सवाल उठा और मेरे धर्म को ही मुझको विरोधी बताया। मेरा नाम क्या है? यानी वो पिछड़ों को बोल रहे हैं कि पिछड़े सनातन विरोधी है, ओबीसी लोग सनातन विरोधी है क्या? प्रेम शुक्ला जी,
दो सवाल यहां पर तेजस्वी यादव ने किए हैं जी। एक वो कह रहे हैं कि आप पूरे विपक्ष को सनातन विरोधी बता देते हैं, राष्ट्रद्रोही बता देते हैं, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं भारतीय जनता बीजेपी को पस्त कर देगी, इस बार सरकार गई बीजेपी की। नहीं, कृपा करके मुझे बताइए, जो लोग सनातन को एड्स से तुलना करते हैं वो सनातन समर्थक हैं? जो सनातन को खत्म करने की शपथ लेते हैं वो सनातन समर्थक है? डीएमके का मैं रेफरेंस दे रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2024 का चुनाव जीत गए तो सनातन का राज आ जाएगा। ये सनातन का समर्थन है? मल्लिकार्जुन खड़गे सनातन समर्थक हैं, ये कहना चाह रहे हैं? स्वयं तेजस्वी की पार्टी के चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस को जलाने की अपील करते हैं, सनातन के विरोध में बयान देते हैं। तो ये चंद्रशेखर यादव जो हैं वो सनातन समर्थक है तेजस्वी यादव जी को लग रहा है। मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये श्रीमान राहुल गांधी का बयान, और आज तक माफी नहीं मांगी। मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, ये सनातन का समर्थन है। राम मंदिर की जगह मस्जिद बनना चाहिए, ये संकल्प संसद में कांग्रेस देती है, ये सनातन का समर्थन है। अगर ये सब सनातन का समर्थन है तो ये सनातन समर्थक है, और अगर ये सनातन का विरोध है तो सनातन विरोधी है। जनता को तय करने दीजिए। जी प्रदीप भाटी जी, अभी इस 7वें चरण की वोटिंग नहीं हुई, उससे पहले राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने, अखिलेश यादव ने सरकार बनाने का दम ठोक दिया, 300 पार। बिल्कुल ठीक बात है प्रत्युष जी। लोगों ने जो आत्मविश्वास लोगों में हमने देखा है, जो इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव देखा है, उससे आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और निश्चित रूप से 4 जून को परमानेंट ध्यान में माननीय प्रधानमंत्री जी चले जाएंगे। जो अब 5-5 साल के बाद जो ध्यान लगाने का एक जो नौटंकी आप देखते हैं, वो अब लगातार जारी रहेगी। जब वो प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो आप देखते रहेंगे। ध्यान तो हमारे ऋषि मुनि और महान लोग भी लगाते हैं, सब मेडिटेशन में लोग जाते हैं, लेकिन ऐसे आकाश पाताल नभ और धरती पे जिस तरह से फोटोग्राफी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल के अंदर दिखाई है, शायद ही किसी प्रधानमंत्री उसके मैं माफी के साथ आपको टोकना चाहूंगा, अगर कोई साधना में बैठा है, अगर कोई साधना में बैठता है, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, तो क्या ये नौटंकी है? क्या ये नौटंकी है? यानी कि जितने भी नेता मंदिर में जाते हैं, सारे के सारे नौटंकी करते हैं। मंदिर की बात करी मैंने, प्रत्युष जी, मंदिर की बात करी। मुझे तो लग रहा था शुक्ला जी ट्विस्ट करते हैं, आप नहीं, आपने कहा नौटंकी, आपने कहा ये नौटंकी है, आपने कहा ये नौटंकी है। कहा मैंने, मंदिर तो नहीं कहा मैंने। प्रधानमंत्री जी की नौटंकी कहा है कि ये ध्यान लगाने का 5-5 साल में भाई ध्यान तो मेडिटेशन तो अरविंद केजरीवाल जी भी लगाते हैं, विपश्यना में जाते हैं 10 दिन, हर साल जाते हैं। आपने उस वक्त नहीं कहा, पहले ये तय कर लीजिए। आपने उस वक्त नहीं कहा। आप शुक्ला जी को इतना तो समर्थवान समझते होंगे कि डिबेट कर सकते हैं। आप डिबेट ना करें। मेरे पास सुनिए प्रदीप भाटी जी, मेरे पास सभी पार्टियों के लिए सवाल है। अब हो सकता है किसी को चुभ जाए, अब बीजेपी को चुभ जाए तो कहेगी कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, आपको चुभ रही तो आप कहेंगे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये बहुत सालों से बतौर मीडिया कर्मी हम सब देख सुन समझ रहे हैं। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बात पूरी हो जाए। मैंने सीधा सा सवाल किया सर, मैंने सीधा सा सवाल किया। अरविंद केजरीवाल जी जब विपश्यना में जाते हैं हर साल 10 दिन, आप उसे नौटंकी नहीं कहते? वो भी तो मेडिटेशन है, वो भी तो साधना है। उस वक्त आप नहीं कहते कि नौटंकी वाली हम कह दें तो आप तुरंत कूद पड़ते हैं। तो आप बहस कर लीजिए, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए ना, आप बात जो मैंने पूछा उसका जवाब दे दीजिए। आपने मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट करा, आपने ट्विस्ट करा मेरी बात को। मैंने मंदिर के बारे में नहीं कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी की बद्रीनाथ में देखी आपने, रविंद्रनाथ टैगोर मेमोरियल में आपने वो 5 साल के कार्यकाल के बाद वो चीज देखी आपने, ध्यान लगा रहे थे। हर 5 साल में करते हैं, जैसे ही ये साइलेंट पीरियड चलता है वो ये करते हैं। तो इसे हम नौटंकी नहीं कहें तो क्या कहें? अगर आपके कैमरा हट जाए, सारे कैमरा हट जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी कभी चले जाए ध्यान लगाने तो बता दीजिएगा। ठीक है, कभी राजेश भट्ट जी, राजेश भट्ट जी, ये सियासी नौटंकी है। सुनिए, जो विपक्ष कह रहा है, एक सेकंड, आप ही का सवाल ले रहा हूं सर, आप ही का सवाल ले रहा हूं। क्या ये सियासी नौटंकी चल रही है? आधा समय तो आपने मेरे से तू मैं में लगा दिया, आधा समय तो आप मेरा अपने तू मैं में लगा देते हैं, आप बात ही नहीं पूरा होने देते हैं।
नहीं, आपने कहा ना सियासी नौटंकी, तो मैंने एक सवाल किया, मैंने आपको उदाहरण दे दिए, आपके पास उसका जवाब नहीं है, मैंने आपको उदाहरण गिना दिए। अगर आप कहते सियासी नौटंकी है तो कटसी इतनी रखिए, अब क्या करूं मैं? अब सवाल आपको बुरा लग गया, सवाल अगर आपको चुप गया तो मैं क्या करूं? राजेश जी क्या है सियासी नौटंकी है? आप बीच में राजेश जी सियासी नौटंकी है ये? ठीक नहीं है ना, ये बात गलत है आपकी, ये गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत बात है। प्रत्युष जी बोले आप। प्रत्युष जी, आखिर इनको सियासी नौटंकी क्यों लगता है? आखिर इनको क्यों नहीं लगता तब सियासी नौटंकी जब राहुल जी टी शर्ट पहन के घूमते हैं और इसका चर्चा चैनलों पे होता है, जब राहुल जी चिकन बना के खाते हैं, मटन बना के खाते हैं, तब नहीं लगता। इंडी गठबंधन के और नेता तेजस्वी यादव हवा में मछली खाते दिखते हैं, तब इन्हें राजनैतिक नौटंकी क्यों नहीं लगता है? आखिर प्रधानमंत्री जी से इतनी जेलसी क्यों है इनको? एक व्यक्ति का विरोधी ये लोग क्यों हो गए हैं? ये हार का बौखलाहट बताता है, ये बुरी तरह हार रहे हैं, इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। 400 के पार जो जा रहा है, इनकी धड़कनें बढ़ गई हैं। और जो 1 तारीख को इन लोगों ने बैठक रखा है, ये तो सिर्फ एक बस खाना पूर्ति के लिए रखा है। अभी भी दिवा स्वप्न देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री बनने का। जो सवाल अभी हमने कांग्रेस और एसपी से पूछा, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं। अभी 7वें चरण की वोटिंग बाकी है, वो 300 पार का दम भर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी जो 400 पार कर रही है ओवर कॉन्फिडेंट है? ओवर कॉन्फिडेंट होना कई बार खतरनाक होता है। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को बनने में अब कोई शक शुबा नहीं रह गया है। मैं बहुत गंभीरता से आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने इस बार पूरा भरपूर आशीर्वाद दिया है, और इतना आशीर्वाद दिया है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बनने जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है देश आगे बढ़ने जा रहा है। ये हार की बौखलाहट इनको नौटंकी के रूप में दिख रहा है। अब ये तरह तरह के प्रपंच करेंगे। पहले मैं आनंद दुबे जी आपके पास आ रहा हूं। कौन क्या खाएगा, कौन क्या खाएगा, कैसे रहेगा, कोई साधना करेगा नहीं करेगा, क्या ये तय करेंगे? आनंद दुबे जी, ये तो मौलिक अधिकारों का हनन है। विपक्ष के 300 पार के दावे में कितना दम है? बीजेपी कह रही है कि अभी तक तो पीएम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, यही तय नहीं हो पाया। चिराग पासवान कह रहे हैं कि 4 जून के बाद इनके पास यही काम होगा कि किसके यहां भोज में जाना है। प्रत्युष जी नमस्ते। विपक्ष 4 जून को 325 से ज्यादा सीटें जीतेगा पूरे देश में, इसमें किसी को कोई संदेह, हाँ, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। रिकॉर्ड है, मैंने नोट कर लिया। मैं बीजेपी के नेताओं का भी बयान ऑन रिकॉर्ड नोट कर रहा हूं। बोल रहा हूं, आनंद दुबे जी ने कहा 325 से ज्यादा सीटें जीतेगा। ओके, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ओके, हर पार्टी अपने दावे करती है, हम अपनी पार्टी की तरफ से दावा कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री चुनना होगा हम वो भी चुन लेंगे, इसमें किसी को कोई परेशानी होने का कारण नहीं है। प्रश्न चिन्ह कहां लग रहा है? आप ध्यान कीजिए, तपस्या कीजिए, विपासना कीजिए, जो करना है करिए, कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, संवैधानिक प्रक्रिया है, आप करिए। लेकिन उसका प्रचार प्रसार कोई करता नहीं है। पीएमओ ट्वीट करके वीडियो जारी कर रहा है, पीएमओ। चलिए कोई मीडिया चैनल जारी करता तो हम कहते कि लगता है इनका भक्त होगा। मीडिया चैनल को साइड कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस अपने नेता या अपने प्रधानमंत्री का वीडियो कर रहा है कि हमारे नेता प्रधानमंत्री जी इस समय विपासना में हैं, ध्यान मग्न है। क्या जरूरत है? आपने कह दिया कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, बात खत्म हो गई। बड़े बड़े साधु संत वर्षों से, महीनों से हिमालय पर हम सुनते हैं कि वो ध्यान में मग्न है, लीन है जी, -45 पे बैठे हैं, अभी कोई उसके बारे में जानकारी नहीं आती। मतलब मीडिया में कोई भी नेता अगर कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जाए, कहीं पूजा अर्चना करे, मंदिर मस्जिद का नाम आप बार-बार मत लीजिए, किसी की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए। मस्जिद का नाम आप बार-बार मत लीजिए प्रत्युष जी, हाथ जोड़ता हूं। ये मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। मंदिर मस्जिद सब जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, और मीडिया उसको दिखाता है, सभी नेताओं को दिखाता है, सभी नेताओं को दिखाता है, जो घोषणा करते हैं उनको भी दिखाता है, मंदिर मस्जिद जाते हैं उनको भी दिखाता है। और जब सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है, कि साहब इससे वोटर प्रभावित होगा, तो जब पहले चरण का चुनाव चल रहा होता है कहीं पर, दूसरे चरण में आप वहां पर जाकर चुनावी जनसभा कर रहे होते हैं, उस वक्त भी मीडिया उन्हें दिखाता है, कैसे वोटर प्रभावित नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में साधना में बैठ चुके हैं। 45 घंटे तक उनकी साधना रहेगी, 1 जून की शाम तक। दूसरी तरफ विपक्ष से सियासी नौटंकी बता रहा है। राहुल गांधी ने इस बीच कहा है कि इस बार बीजेपी का सफाया होने जा रहा है और इस बार इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन की सरकार बन रही है,
इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए। प्रेम शुक्ला जी, मनीष तिवारी ने कहा कि उत्तर में बीजेपी साफ, दक्षिण में, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, और यह भी कांग्रेस कह रही है कि पीएम राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी, कर्नाटक में आपको साफ कर दिया और आगे भी अब साफ करते हुए जाएगी। देखिए, ठीक है, लोगों को इस तरह के अहंकार और दरपुख्तियां करने का संविधान ने उनको अवसर दिया है और इस तरह के अहंकार वाली वृत्ति के शिकार रह सकते हैं, और इसी तरह के अहंकार का प्रदर्शन करते करते 413 वाली पार्टी जो है 44 पे सिमट गई है, इस बार 40 के नीचे चली जाएगी। जो दशा है उनकी, पिछली बार उनको सीटें कहाँ मिली थी? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इन राज्यों में उनकी दशा क्या है सब जान ही रहे हैं। बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी दक्षिण में? से लड़ना है। बीजेपी को कितनी मिली थी दक्षिण केरल में? केरल में बीजेपी 25 सीट मिली थी, 4 केरल में बीजेपी 0, तमिलनाडु में बीजेपी 0, आंध्र प्रदेश में बीजेपी 0, सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना में आप जीते थे। हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन इस बार हम जो है तमिलनाडु में भी हमारा खाता अच्छा, मुझे बात बताइए, दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? आंध्रा में हम 6 में से 4 जीत रहे हैं, तेलंगाना भी जीत रहे हैं। जी प्रत्युष जी, कुछ प्रश्न था आपका? दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? राम मंदिर में हम पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं कि हम पूरे भारत पे फोकस कर रहे हैं। राम मंदिर में रामलला की अखिल भारतीय पार्टी पहले प्रधानमंत्री का दक्षिण दौरा, और चुनाव के दौरान भी उनकी ज्यादातर रैलियां साउथ में हुई, और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री दक्षिण में। दक्षिण पर इतना फोकस क्यों? इसलिए कि हम अखिल भारतीय दल है। हम कुछ प्रांतों वाले कांग्रेस की तरह जो है कुछ प्रांतों तक सीमित रह गए दल नहीं है। हम अखिल भारतीय दल हैं। हम केरल में भी हैं, हम कश्मीर में भी हैं, हम असम अरुणाचल प्रदेश में भी हैं, हम गुजरात में भी हैं। तो हम अखिल भारतीय दल हैं। कांग्रेस तो कुल मिला के 328 सीटों पे चुनाव लड़ रही साहब। 413 वाली पार्टी, कहीं वो डर तो नहीं है? 328 कहीं वो डर तो नहीं जो सवाल मैंने किया कि जो मनीष तिवारी कह रहे हैं उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, तो उत्तर की भरपाई दक्षिण से, उत्तर की भरपाई दक्षिण से बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल अपनी कथा बता रहे हूं। उत्तर प्रदेश में कोई सीट जीतने की स्थिति, बड़ी मुश्किल से 1 सीट रायबरेली कांग्रेस लड़ रही है, 1 सीट। रायबरेली के अलावा कहीं कांग्रेसी प्रचार करते हुए दिखाई दिए हो? पूरी कांग्रेस जमा 1 सीट। आप मुझे प्रत्युष जी, रायबरेली में थोड़ा थोड़ा अमेठी चली गई थी प्रियंका जी, और कहां गए थे जरा मुझे आप गूगल करके खोज के बताइएगा। आप जो है उनकी दशा बिहार में कहां है? वो राजद के कंधों पर ही है। मध्य प्रदेश में 1 सीट जीतने की उनकी स्थिति नहीं है। छिंदवाड़ा के अलावा करना चाह रही है। मैं कांग्रेस सारिका जी मैं आपके पास आऊं, सारिका जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले एक पंजाब में आम आदमी पार्टी से डिबेट आपको सुनाता हूं, और मुझे लगता है कि ऐसी डिबेट बिरले ही देखने को मिलती है। जरा प्ले कीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही। एक रेड लाइट पे बाहर चले जाओ, तो एक रेड लाइट पार कर लो तो पंजाब के अंदर आ जाओ तो आपका गठबंधन है। क्योंकि चंडीगढ़ में कैसा ठगबंधन है सर, वहां पे तो एक दूसरे की आप बुराई करें सर, यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आप कहते हैं कि हम दोनों एक हैं, हम दोनों को आप वोट दीजिए, हमने इतने अच्छे काम किए। वो झाड़ू वाले अपने वोट गिनाते हैं, यहाँ पे आप अपना काम गिना रहे हैं। मुझे समझ नहीं। सारिका जी, ऐसी डिबेट होनी चाहिए। कहीं से कोई अगर कैंडिडेट है तो आपस में वो कम से कम डिबेट करे। मनीष तिवारी जी ने कहा कि मैं डिबेट के लिए तैयार हूं। ऋतु सिंह बीएसपी की उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप पंजाब में आप 2 किलोमीटर अंदर घुसे, चंडीगढ़ में जाते हैं तो आप हाथ में झाड़ू पकड़ लेते हैं, चंडीगढ़ से बाहर निकलते हैं तो हाथ झाड़ू छोड़ देता है। ये कैसा गठबंधन है? क्या आप मुझसे सवाल कर रहे हैं? जी आप ही सवाल। डिबेट सुना। हाँ बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि दक्षिण के अंदर बार बार ये कह रहे हैं कि दक्षिण के अंदर हमारी सीटें बढ़ रही हैं। दक्षिण के अंदर बीजेपी का कहीं नामो निशान नहीं है। और खासकर एक बात और भी, मैं जो आप बार बार प्रेम शुक्ला जी से पूछ रहे थे और वो जवाब नहीं दे रहे थे कि दक्षिण में फोकस क्यों, तो दक्षिण में अभी तमिलनाडु में चुनाव भी आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हर समय 24/7 वो सिर्फ चुनावी मोड पे रहते हैं। बार बार जो इस बात को लेकर के कि मौन साधना में प्रधानमंत्री गए हैं, उसको लेकर के हमारा एक ऑब्जेक्शन, पूरा विपक्षी ऑब्जेक्शन कर रहा है। उसके पीछे एक कारण मैं और भी एक आपसे बात करना चाहूंगी। प्रत्युष जी, आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने विवेकानंद सेंटर को चुना है। आप ये बताइए कि विवेकानंद जी ने जो धर्म संसद के अंदर भाषण दिया था और उनका जो 32 साल की उम्र के अंदर जो संदेश विश्व को दिया,
अगर उसके एक अगर हम लाइन के अंदर उसको हम व्याख्यान करें तो वो होगा कि पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम और सनातन धर्म की जो ये बात कर रहे हैं उसके ऊपर विवेकानंद जी का जो खास फोकस था वो समावेशी था कि आप सबको, सब धर्मों को स्वीकार करिए, उनका सम्मान करिए, जो सांप्रदायिक उन्माद है उसको फैलाने का कभी प्रयास मत करिए। ये उनके भाषण के मूल अंश थे। और अगर हम ज्यादा पीछे मत जाइए, अगर हम पीछे की बात लेंगे तो शायद बहुत सारी डिबेट्स कम पड़ जाएंगी, लेकिन अगर हम इसी चुनाव की बात करें 2024 की, तो चुनाव का प्रथम चरण से लेकर के अंतिम चरण तक अगर प्रधानमंत्री मोदी की ही बात करें, बाकी बीजेपी को छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की बात करें तो उसमें आप मुसलमान, मुर्गी, मांस, मछली, मंगलसूत्र, ये आपका कमरा ले जाएंगे, ये आपकी जमीन ले जाएंगे, ये आपको मार देंगे, ये बुलडोजर चला देंगे। किसी भी भाषण में उनके अगर संभाव, प्रेम, भाईचारा अगर आपको नजर आता है तो आप प्लीज उसको बता दीजिए। हमारा जो हमारी तकलीफ है, जो विपक्ष की तकलीफ है, वो सिर्फ यही तकलीफ है कि ये ढोंग क्यों, जिस सेंटर को आप चुनते हो, जिस व्यक्ति को आपने चुना है, जो सिंबल आप बताना चाहते, उसके जीवन की जो शिक्षाएं थी आप उसके आसपास ही नहीं है। आपका पूरा जीवन। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। ये कांग्रेस का जो सवाल है आप समझ गए होंगे, वो कह रहे हैं कि विवेकानंद जी के स्मारक में आप जाकर वहां पर साधना कर रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर तो चल लीजिए, ये कांग्रेस कह रही है। प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब। बिल्कुल उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे, बिल्कुल उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस मंदिरों में जाने वाले को लड़कियां छेड़ने वाला कहती है, जो आप बताइए, बीच में ना बोलिए, मैं आपको सुन रहा था ना धैर्य से। जी कृपा करके इतनी तो सदिच्छा का प्रदर्शन। अगर आपके साथ मैं बिल्कुल आपको सुन रहा था ना धैर्यपूर्वक, मैं आपको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। थोड़ी संयम की, जरा संयम की जो है इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। हालांकि कांग्रेसियों से संयम का प्रदर्शन की अपेक्षा करना बहुत ज्यादा है। अरे मैं उत्तर ही दे रहा हूँ माता जी, जरा सुन लीजिए। जी भाई साहब, मातेश्वरी भवानी मैया उत्तर ही दे रहा हूं मैं। धन्यवाद। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये जो है ये भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सूत्र वाक्य है। और हम लेकिन बहुसंख्यकवाद के विरुद्ध जो मुस्लिम लीग ने इस देश का विभाजन किया 1937 के, उसके घोषणा पत्र से कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र मिलता था, ये सत्य नहीं है क्या? शरीयत को संविधान पर लागू करेंगे, जो राजीव गांधी ने कुकर्म 1985 में किया था, इनके घोषणा पत्र में है कि पर्सनल लॉ, कौन से सेकुलर देश में साहब पर्सनल लॉज अलाउड है? तो ये हिंदू मुस्लिम आपने किया है, हमने नहीं किया है। इस देश के संसाधनों का बंटवारा करेंगे एक्सरे करके, ये किसका है भाई? इस देश में मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ये किसका बयान है भाई? 2009 के घोषणा पत्र में आपके था, 2011 कैबिनेट नोट में था, 2012 में था, और बारंबार। और इस देश के संविधान को हम पर लादा गया। ये कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार का प्रश्न था राहुल गांधी से, जो राहुल गांधी जिसका उत्तर नहीं दे पाए। इस देश का संविधान क्या लादा गया है, ये कहना चाह रहे हैं। राजेश भट्ट जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश भट्ट जी, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, और राहुल गांधी ने कल जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें यह कहा है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के बब्बर शेर बीजेपी को हराने वाले हैं। यानी एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस के बब्बर शेर के सामने ढेर होने वाला है क्या? राजेश जी, आप ही से सवाल है। राजेश भट्ट जी। हाँ बोलिए प्रत्युष जी, सवाल दोहराइए। राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस के बब्बर शेर, इंडिया अलायंस के बब्बर शेर, ये बीजेपी और एनडीए को ढेर कर देंगे। अरे भाई, सैकड़ों भेड़िया मिलकर एक शेर से लड़ सकते हैं क्या? किस बात का बब्बर शेर? कौन सा बब्बर शेर? तो घबराहट किस बात की है? आखिर इतनी घबराहट क्यों है? एक मामूली साधना से, एक पूजा से, एक अर्चना से, एक मंदिर जाने से, मंदिर बनवाने से क्यों परेशानी है इनको? समझ में नहीं आता है। अरे ये हार की बौखलाहट नहीं तो और क्या है? और बब्बर शेर, कौन सा बब्बर शेर? कहाँ थे बब्बर शेर? पाकिस्तान के जब घुटने टेक दिए थे इन लोगों ने, तब कहाँ थे? कहाँ इनकी दिलेरी गई थी? आज भी मैं कहता हूं कि ये कौन कौन से राज्य में अभी प्रचार किए हैं अपने अलायंस के प्रति?
चलिए समय कौन से समाप्त alliance हो रहा है, partner के समय लिए समाप्त गए हो रहा है। हैं? बहरहाल मुझे अरे यहाँ पर बिहार और बहस को उत्तर समाप्त प्रदेश, करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रत्युष जी सभी का कहना हमारे साथ चाहता जुड़ने हूं। के लिए। अभी आखिरी चरण की वोटिंग बाकी है और उम्मीद है कि इस बार मतदान प्रतिशत पिछली बार से और बेहतर होगा। जी न्यूज़।